हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थ्री टाइमर। फ्रेंड्स, मैं आपको करा रहा था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक हम जल्दी से ये देख लेते हैं कि हमारा हमने जो लास्ट लेक्चर में किया था वो क्या था। फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में किया था क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स जो होते हैं उन्हें हम 4 तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है उन्हें। पहला था ड्यूरेशन, जिसमें हमने देखा था टेम्परेरी और परमानेंट स्टैट्यूट्स होते हैं। सेकंड था मेथड, जिसमें हमने देखा था मैंडेटरी और डायरेक्टरी स्टैट्यूट्स होते हैं। फ्रेंड्स, थर्ड था एप्लीकेशन, एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन। इसमें फ्रेंड्स पब्लिक और प्राइवेट 2 तरह के स्टैट्यूट्स होते हैं। फ्रेंड्स, फोर्थ क्लासिफिकेशन था ऑब्जेक्ट, जो कि हमने छोड़ दिया था और कहा था कि हम अपने थर्ड लेक्चर में ये कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, इसी टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आज आया हूँ। फ्रेंड्स, देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी तरीके के स्टैट्यूट्स होते हैं अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट देखते हैं स्टैट्यूट्स को। फ्रेंड्स, ये टोटल 12 तरीके के होते हैं। लेट अस सी वन बाय वन कौन कौन से होते हैं। फ्रेंड्स, पहला होता है कोडिफाइंग स्टैट्यूट्स। फ्रेंड्स, हम अभी सिर्फ इनके नाम देख रहे हैं कि ये क्या क्या हैं। इनको डिटेल्ड में एक एक करके पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है और इंटरप्रिटेशन का इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है और उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। फ्रेंड्स, सेकंड है कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट्स। थर्ड है डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट्स। फोर्थ है रेमेडियल स्टैट्यूट्स। फिफ्थ है एनेबलिंग स्टैट्यूट्स। सिक्स्थ है डिसेबलिंग स्टैट्यूट्स। फ्रेंड्स, ये थे 6, बाकी के 6 आपकी स्क्रीन पे। फ्रेंड्स, सेवन्थ है पेनल स्टैट्यूट्स। एट्थ है टैक्सिंग स्टैट्यूट्स। नाइन्थ है एक्सप्लेनेटरी स्टैट्यूट्स। 10th है अमेंडिंग स्टैट्यूट्स। 11th है रिपीलिंग स्टैट्यूट्स और 12th है क्यूरेटिव और वैलिडेटिंग स्टैट्यूट्स। फ्रेंड्स, अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं कोडिफाइंग स्टैट्यूट्स। फ्रेंड्स, इसका मीनिंग क्या होता है? कोडिफाइंग का मीनिंग, जनरल मीनिंग है किसी एक्ट को जो कि अनकोडिफाइड फॉर्म में है उसे कोडिफाई करना। कोडिफाई करने का मतलब उसे एज पर सेक्शंस, सारे प्रोविजन सेक्शन के तरीके से यदि लिखे जाते हैं तो उसे कोडिफाई करना कहते हैं। फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट इसमें आता है कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर यदि हम कुछ भी सेक्शन वाइज करते हैं तो उसे कोडिफाइंग स्टैट्यूट्स कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसका बेस्ट एग्जांपल है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 आने से पहले जो सक्सेशन गवर्न होता था वो वेरियस अलग अलग लॉज से होता था। कुछ कहीं दिया हुआ है, कुछ कहीं दिया हुआ है, बट हिंदू सक्सेशन एक्ट ने वो सारे जो लॉज थे वो सेक्शन वाइज सेक्शन हिंदू सक्सेशन एक्ट में कवर किए गए और अब हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अनुसार किया जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट्स। कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट्स का जो मीनिंग है वो है लॉस को कंसोलिडेट करना ऑन पर्टिकुलर टॉपिक। फ्रेंड्स, कई सारे एक्ट में एक ही चीज दी हुई है, उन सबको एक जगह इकट्ठा करके यदि हम रख देते हैं तो उसे कहते हैं कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट्स। फ्रेंड्स, आप लोगों को अब लग रहा होगा कि यार कोडिफाइंग स्टैट्यूट्स और कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट्स तो सिमिलर चीज हो गई, इसमें डिफरेंस ही क्या है? फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे कि कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट्स और कोडिफाइंग स्टैट्यूट्स में क्या डिफरेंस है। पहले इसका एग्जांपल ले लेते हैं। फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल है सीआरपीसी 1974। फ्रेंड्स, सीआरपीसी 1974 से पहले ये जो स्टैट्यूट था ये अलग अलग जगह पे दिया हुआ था। सीआरपीसी 1974 ने ये सारा एक जगह कंसोलिडेट किया और एक फॉर्म में आ गया। फ्रेंड्स, अब मैंने आपको जैसे कि पहले ही दिया था, ऐसा लग रहा है कि कोडिफाइंग स्टैट्यूट्स और कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट्स सिनोनिमस हैं, यानी इनका मीनिंग सेम है, मगर फ्रेंड्स इसका मीनिंग सेम नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। जो कोडिफाइंग स्टैट्यूट्स होते हैं उसे सिस्टमाइज्ड फॉर्म में किया जाता है और उसमें स्टैट्यूट्स के साथ साथ केस लॉज भी लिए जाते हैं उसकी एम्बिग्युइटी को सॉल्व करने के लिए। बट फ्रेंड्स, जो
कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट्स होते हैं उसमें सिर्फ हम लॉज को ही कंसोलिडेट करते हैं, उसमें हम केस लॉज को कंसोलिडेट नहीं करते हैं। यदि कोई भी एक्ट जब हम वो फैला हुआ है कई सारी जगह पे, उसे हम एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं, उसे सेक्शन वाइज लिख रहे हैं, उस समय पे यदि हम केस लॉज उसमें ले लेते हैं फ्रेंड्स, वो होता है कोडिफाइंग स्टैट्यूट्स। और कंसोलिडेटेड में सिर्फ हम लॉज ही लेते हैं, केस लॉज नहीं लेते हैं फ्रेंड्स। यही अंतर कोडिफाइंग और कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट्स के अंदर। फ्रेंड्स इसके बाद आता है डिक्लेरेटिव स्टैट्यूट्स। डिक्लेरेटिव स्टैट्यूट्स का मीनिंग है टू रिमूव डाउट। यदि किसी स्टैट्यूट के अंदर कोई डाउट आ रहा है या किसी कोर्ट ने उसका मतलब कुछ और निकाल लिया है जो कि इंटेंशन नहीं थी लॉ मेकर की, अगर लॉ मेकर की इंटेंशन से कुछ अलग निकाला गया है मीनिंग कोर्ट ने किसी स्टैट्यूट का, तो उसको हटाने के लिए पार्लियामेंट डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट देता है और उसके जरिए फिर आगे वो लॉ गवर्न होता है। ऐसे जो डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट्स होते हैं इनका जो ऑपरेशन होता है वो रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन होता है। मतलब इसका जैसे ये आज डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट आया कोई, तो इसका जो इफेक्ट होगा वो बहुत बहुत पहले से भी हो सकता है या उस डेट से भी हो सकता है। यदि पहले से होता है तो फ्रेंड्स फिर से एक कंफ्यूजन आता है कि जो केस चल रहे हैं कोर्ट्स में उनका क्या होगा। फ्रेंड्स उसको अभी देखेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट्स का। फ्रेंड्स इनकम टैक्स अमेंडमेंट एक्ट 1985 ने ऐड किया था एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 40। फ्रेंड्स ये डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट्स था। आइए हम वो डाउट देखते हैं क्या होता है। अब जो क्वेश्चन अराइज होता है वो होता है कि कोई डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट आ गया, उसमें उसका मीनिंग कुछ और पार्लियामेंट ने दे दिया। फ्रेंड्स उस केस में जो केसेस कोर्ट के अंदर ट्रायल में चल रहे हैं या अपील में चल रहे हैं या ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं, उस पर उसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा। फ्रेंड्स केसेस को हम दो तरह से डिवाइड करेंगे, क्या तो ऑलरेडी डिसाइडेड केसेस या अंडर ट्रायल या अंडर अपील केसेस। फ्रेंड्स जो केस ऑलरेडी डिसाइड हो चुके होंगे वो रीओपन नहीं होंगे, बट हाँ जो केस अंडर ट्रायल हैं या अंडर अपील हैं उनका डिसीजन अब जो नया डिक्लेरेटिव स्टैट्यूट पार्लियामेंट ने दिया है उसके बेसिस पे हो सकता है किया जाएगा। फ्रेंड्स इसके बाद हम देखेंगे रेमेडियल स्टैट्यूट्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स लॉ बनाते समय यदि उसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स रह गए हैं तो उनको हटाने के लिए, उनको क्योर करने के लिए जो स्टैट्यूट दिया जाता है उसे हम कहते हैं रेमेडियल स्टैट्यूट्स। इससे किसी पर्सन के राइट को अच्छा करने के लिए, बढ़ाने के लिए, फेवर करने के लिए ऐसे रेमेडियल स्टैट्यूट्स दिए जाते हैं। फ्रेंड्स इनमें यदि कोई इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश रह जाती है, कोई एम्बिग्यूटी रह जाती है, तो उसको किसके फेवर में दिया जाएगा आप सोचिए। फ्रेंड्स नाम से ही क्लियर है रेमेडियल स्टैट्यूट्स। रेमेडी किसको दी जाएगी, एग्रीव्ड पर्सन को। तो फ्रेंड्स इसमें यदि कोई एम्बिग्यूटी होती है तो इसको जो फेवर होगा वो उसी पर्सन के लिए होगा जिसके फेवर में ये पास किया गया है। फॉर एग्जाम्पल मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। अब इस एक्ट के अंदर यदि कोई एम्बिग्यूटी पाई जाती है तो किसके फेवर में जाएगी, ऑब्वियसली जो एग्रीव्ड पर्सन है, जो इस एक्ट का बेनिफिट लेना चाहता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है एनेबलिंग स्टैट्यूट्स। अब देखते हैं एनेबलिंग स्टैट्यूट्स कौन से होते हैं। फ्रेंड्स एनेबलिंग स्टैट्यूट्स वो स्टैट्यूट्स होते हैं जो कि किसी लॉ के अंदर पहले अनलॉफुल थे, बट उन स्टैट्यूट्स को आने की वजह से, उन स्टैट्यूट्स के आने की वजह से यदि कोई अनलॉफुल एक्ट लॉफुल हो जाता है तो फ्रेंड्स उसे एनेबलिंग स्टैट्यूट्स कहा जाता है। फ्रेंड्स जनरली ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनकी पावर एनहेंस करने के लिए ऐसे स्टैट्यूट्स पास किए जाते हैं। फ्रेंड्स ये वो एक्ट होते हैं जो कि यदि एनेबलिंग स्टैट्यूट ना आया होता तो अनलॉफुल होते बाय लॉज, बट एनेबलिंग स्टैट्यूट्स आने की वजह से ये लॉफुल हो गए। फ्रेंड्स इसका एग्जांपल होता है एक्ट ऑथराइजिंग कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर पब्लिक बेनिफिट्स। पब्लिक बेनिफिट के लिए यदि कोई स्टैट्यूट पास किया गया कि हाँ इस लैंड को एक्वायर कर लिया जाए तो वो एनेबलिंग स्टैट्यूट्स कहा जाता है। फ्रेंड्स इसका जस्ट अपोजिट होता है डिसेबलिंग स्टैट्यूट्स। इसमें यदि
किसी एक्ट के अंदर कोई पावर दी गई है और उस पावर को कट किया जा रहा है किसी और एक्ट के जरिए, तो फ्रेंड्स ऐसे स्टैट्यूट्स को डिसेबलिंग स्टैट्यूट्स कहा जाता है। ये अपोजिट होता है एनेबलिंग स्टैट्यूट्स के। फ्रेंड नेक्स्ट है टैक्सिंग स्टैट्यूट्स। टैक्सिंग स्टैट्यूट्स वो होते हैं जिनका ऑब्जेक्ट किसी इनकम पे या किसी ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगाना होता है। उस टैक्स से रेवेन्यू इकट्ठा होता है गवर्नमेंट के पास। फ्रेंड्स ये इनकम टैक्स हो सकता है, सेल टैक्स हो सकता है, सर्विस टैक्स हो सकता है, और अब जीएसटी आ रहा है, जीएसटी हो सकता है। फ्रेंड्स अगर टैक्सिंग स्टैट्यूट्स में कोई एम्बिग्यूटी आ जाती है तो वो किसके फेवर में रिजॉल्व होगी? फ्रेंड्स वो रिजॉल्व होती है एसएससी के फेवर में। इसका बेस्ट एग्जांपल है इनकम टैक्स एक्ट। फ्रेंड्स नेक्स्ट है एक्सप्लेनेटरी स्टैट्यूट्स। फ्रेंड्स इट इज डिक्लेयर्ड टू रिमूव एम्बिग्यूटी इन मीनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज। फ्रेंड्स एग्जिस्टिंग लॉज में यदि कोई एम्बिग्यूटी आ रही है उसके मीनिंग में, तो उसके लिए हम लोग एक्सप्लेनेटरी स्टैट्यूट्स आते हैं और उससे उसका मीनिंग क्लियर किया जा सकता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है अमेंडिंग स्टैट्यूट्स। किसी एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट को अमेंड करने के लिए, को इम्प्रूव करने के लिए जो स्टैट्यूट पास किए जाते हैं वो उनको कहा जाता है अमेंडिंग स्टैट्यूट्स। फ्रेंड्स कोई लॉ बना, उसको पढ़ने के बाद कुछ टाइम के बाद लगता है कि हाँ इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो ये जरूरी नहीं होता कि उस एक्ट को पूरे को रिपील किया जाए और नया एक्ट लाया जाए। फ्रेंड्स इसके लिए अमेंडिंग लॉज पास कर दिए जाते हैं और वो अमेंडमेंट्स एक्चुअल के साथ ही पढ़े जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये उसी का पार्ट है। फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट एक्ट 1974। फ्रेंड्स नेक्स्ट है रिपीलिंग स्टैट्यूट्स। कोई भी स्टैट्यूट जो नया आया जिसने पुराने स्टैट्यूट को रिपील कर दिया उसे रिपीलिंग स्टैट्यूट्स कहा जाता है। फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 आया था जिसने रिपील किया था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 को। फ्रेंड नेक्स्ट है क्यूरेटिव और वैलिडेटिव स्टैट्यूट्स। फ्रेंड्स ये पास किया जाता है जिससे कि कोई यदि डिफेक्ट है एग्जिस्टिंग लॉज में या फिर कोर्ट इंटरप्रेटेट कर रही है गलत तरीके से किसी लॉज को, तो उसको सही करने के लिए जो लॉज बनाए जाते हैं उसे क्यूरेटिव या वैलिडेटिंग स्टैट्यूट्स कहा जाता है। फ्रेंड्स इसे पढ़ लेते हैं। इट इज पास टू क्योर डिफेक्ट्स ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज। जो है लॉज उनके डिफेक्ट्स को क्योर करने के लिए होता है, प्लस इट्स पर्पस इज टू डिक्लेयर सम एक्ट लॉफुल विच इज डिक्लेयर्ड अनलॉफुल बाय कोर्ट्स। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया यदि कोर्ट ने किसी एक्ट को अनलॉफुल या उसका मीनिंग कुछ और निकाल लिया है, उसको लॉफुल करने के लिए, उस चीज को वैलिडेट करने के लिए जो एक्ट्स पास होते हैं उनको कहा जाता है क्यूरेटिव और वैलिडेटिव स्टैट्यूट्स। फ्रेंड्स ये था मेरा आज का लेक्चर। हम रिव्यू कर लेते हैं हमने आज क्या क्या देखा। हमने सबसे पहले देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट स्टैट्यूट्स को 12 तरह के स्टैट्यूट्स होते हैं। फ्रेंड्स पहला था कोडिफाइंग, सेकंड है कंसोलिडेटिंग, थर्ड था डिक्लेरेटरी, फोर्थ था रेमेडियल, फिफ्थ था एनेबलिंग स्टैट्यूट्स, सिक्स था डिसेबलिंग स्टैट्यूट, सेवन्थ था पेनल स्टैट्यूट्स, एट था टैक्सिंग स्टैट्यूट्स, 9 एक्सप्लेनेटरी स्टैट्यूट्स, 10 अमेंडिंग स्टैट्यूट्स, 11 रिपीलिंग स्टैट्यूट्स और हमारा लास्ट क्यूरेटिव और वैलिडेटिंग स्टैट्यूट्स। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरा अगला लेक्चर होगा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड। फ्रेंड्स अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़